क्या हुआ था उस समय ना, व्यापार पहले से ही यूरोपियों का चल रहा था एशिया से। हमने आप लोगों को एक नदी के बारे में बताया है, स्योक। स्योक नदी के बारे में स्योक नदी के बारे में हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। स्योक नदी जो अपने लद्दाख क्षेत्र में बहती है, और हमने बताया था इसका व्यापार, इसके माध्यम से जो व्यापार चलता था यारकंड के बीच में। यारकंड मध्य एशिया का एक क्षेत्र है। इसी नदी के माध्यम से यहाँ का व्यापार हो रहा था। एक आपने सुना है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग व्यापार हो रहा था पहले भी यूरोपियों की हमारे बीच में। बीच में ऐसा क्या हो गया कि इनको एक नया रास्ता भी खोजना पड़ गया। हालांकि पहले भी भारत यूरोपियों के पास दो रास्ते थे, ठीक है। वो दो रास्ते कौन कौन से थे? एक था लाल सागर, और दूसरा कौन सा था? एक तो लाल फारस की सागर, फारस की खाड़ी। दूसरा है फारस की खाड़ी। हालांकि लाल सागर वाला जो एरिया था बड़ा खतरनाक टाइप में था। पत्थर, कोहरा, इन सब की वजह से लाल सागर का व्यापार हलित नहीं हो रहा था, नुकसानदेह भी था, जान माल का नुकसान हो सकता था। इसलिए व्यापार इनका फारस की खाड़ी से होते हुए चल रहा था, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है, समय है 15वीं शताब्दी का, करीब 1450 का दशक मान के चलो, 1450 का दशक है। उस समय में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया कहां पर है ये? तुर्की, तुर्की वाला एरिया पे। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तुर्कों के अधिकार होने की वजह से क्या किया गया, तुर्कों के द्वारा इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार पर ऊंचा टैक्स वसूला जाने लग गया। पहले का व्यापार थोड़ा फायदेमंद था क्योंकि टैक्स बहुत कम लगता था, लेकिन अब क्या किया इन्होंने, ऊंचा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से यूरोप का व्यापार कैसे हो गया भाई, लाभहीन हो गया, मतलब हानि होने लग गई। उनको फायदा नहीं, नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस मार्ग से यात्रा करना संभव नहीं था, नुकसान दिया था व्यापार करना। यूरोपियों में एक नई बात आती सामने, उनको एक नया रास्ता खोजना पड़ा। नए रास्ते जो खोजने थे वो व्यापार के लिए खोजने थे, ताकि वो सुगम रहे, सुरक्षित रहें, कोई भी प्रकार का टैक्स न देना पड़े। और व्यापार किसके साथ चाहिए था उनको? एशिया के साथ, भारत के साथ। पूरे यूरोप में होड़ मची, कैसे खोजा जाए। इस होड़ में सबसे पहली आजमाइश हुई पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने क्या किया, सबसे पहले बेड़ा निकाल दिया कि भैया पहले मार्ग हम खोज लेंगे। हालांकि उन्होंने जब एक निकाला तो वो कहाँ चला गया, अमेरिका की तरफ। वेस्ट इंडीज जो आज हम सुनते हैं, वेस्ट इंडीज जानते होंगे, वो पश्चिम में स्थित था। इनको मिला तो उनको लगा कि यही भारत है, पश्चिमी क्षेत्र में है, तो इसलिए इसको पश्चिमी भारत जैसा कुछ नाम दे देते हैं, तो उन्होंने वेस्ट इंडीज नाम दे दिया। कोलंबस जैसे व्यक्ति का नाम सुना होगा। एक दूसरे हैं वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा जब निकले तो वो सही रास्ता खोजते हुए उन्होंने जिस रास्ते का अनुकरण किया वो ये था। ये आपका यूरोप है, ऐसे करके, ऐसे करके अफ्रीका है, ये आपका यहाँ पर भारत मान लो हो जाएगा। वो निकले यहाँ से ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँचते हैं? केरल के तट पे, कालीकट जगह है। उस समय शासक है एक जमोरिन वंश का शासक है।
पहुंचते हैं तो वहां पे फिलहाल जमोरिन उसका स्वागत तो करते हैं वास्को डी गामा का, लेकिन वहां पर क्योंकि पहले से ही अरबों का बोलबाला रहा तो अरबों ने क्या किया भाई, उसका विरोध किया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, किसी और को यहाँ पे नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जमोरिन ने वास्को डी गामा की मदद की और उनको भारत में शरण दिया। जब वास्को डी गामा यहाँ से कुछ सामान जैसे काली मिर्च लेकर गए, लौटे, अब जब यूरोप पहुंचे तो यूरोप में खलबली मच गई। किस बात की खलबली थी? खलबली इस बात की थी कि उन्होंने यात्रा में आने जाने में जितना सारा खर्चा किया था, तो यहाँ से जो काली मिर्च अपने साथ लेकर गए, उसने उस खर्चे के 60 गुना ज़्यादा रेट में उसको बेच दिया, 60 गुना ज़्यादा पैसा कमाए वो। पूरे यूरोप में इस बात की लहर दौड़ गई कि भारत में कुछ ऐसा है जिसकी कीमत इतनी सारी है। तो सब अपना धीरे धीरे पीछे पीछे आते रह गए। बात समझे? अब अगर हम बात यूरोपियों की कर रहे हैं, तो यूरोपियों में भी हम सबसे पहले पुर्तगालियों से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो एक चीज हमको याद रखना होगा, पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। 1498 था ना भाई? जी सर। ठीक है, जी सर। 1498 में आया, फिर वापस भी लौट गया। उसके बाद फिर इसको भेजा जाता है 1502 में, फिर से आता है 1502 में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब पहली बार आया था तो कोई व्यापार के निस्बत से वो तो सिर्फ रास्ता खोजने आया था, तो सामान लेके अपने साथ चला गया, एक आजमाइश थी उसकी। लेकिन जब 1502 में आया दोबारा भारत, तो इसने 1503 में ही क्या किया, कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित की। कोचीन, पहली यूरोपीय फैक्ट्री की स्थापना किसने की है? वास्को डी गामा ने। पहली यूरोपीय फैक्ट्री, पहले यूरोपीय किले की स्थापना किसने की है? पुर्तगालियों ने की है। बात समझे? वो भी कहां किया इन्होंने? तो कोचीन में किया। लेकिन याद रखना, अभी ये कोई गवर्नर नहीं है, यहां का गवर्नर बन के नहीं आया है, नॉर्मल आया हुआ है, ठीक है। पहली फैक्ट्री स्थापित हुई कोचीन में। अच्छा, कोचीन है कहां? केरल। ये है ना भारत, ऐसे करके ये वाला एरिया केरल का है ना, केरला में है। उसके बाद 1504 में एक नया व्यक्ति आता है जिसका नाम है अल्मीडा। इसका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है इसका। ये जब आता है तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, दा नहीं लिखा जाता है, सॉरी, डी ई होता है ऐसे। ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना के भेजा गया विधिवत रूप से। अल्मीडा को विधिवत रूप से वायसराय नियुक्त करके भारत में भेजा गया, और जिसने क्या किया, भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने की दिशा में विशेष कदम उठाए। ये अपनी एक नीति के लिए बड़ा फेमस है। कौन सी नीति है इसकी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए फेमस है। नीले जल की नीति है ना। नीले जल की नीति थी क्या फिलहाल? ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करके अल्मीडा क्या साबित करना चाह रहा था? वो ये साबित करना चाह रहा था भाई कि हिंद महासागर क्षेत्र पर व्यापारिक नियंत्रण अगर किसी का होगा तो वो पुर्तगाली है। अगर किसी को यहां से गुजरना है तो वो हमसे परमिशन लेंगे तब जा पाएंगे। पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ये वाली नीति शुरू की थी, ठीक है ना। अल्मीडा है, और ये कब तक रहा है?
भारत में। एक चीज और याद रख लेना इसके बारे में, एक चीज और याद रख लेना, ब्लू वाटर पॉलिसी को ना शांत जल की नीति भी कहते हैं, शांत जल की नीति भी कहते हैं इसको। 1509 में इसके बारे में कहा जाता है अल्मीड़ा के, सॉरी 1509 में, ठीक है। तो 1509 में इसने क्या किया, दीव पर अधिकार किया। दीव कहां है, दमन दीव, दीव पर अधिकार किया इसने। दीव पर ऐसे ही अधिकार नहीं हुआ, इसने यहां पर क्या किया, मिस्र, तुर्की और गुजरात तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। उसके बाद इसका कब्जा हुआ दीव पर। 1509 के बाद एक आता है गवर्नर जनरल इनका दूसरा, जिसका नाम क्या है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भाई साहब हैं भाई। अल्बुकर्क कौन है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है ये, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक इसको माना जाता है, पुर्तगीज शक्ति का भारत में। यह भी याद रखना, इसने क्या किया, पुर्तगाली सेना में भारतीयों की भर्ती शुरू की। भारतीयों की भर्ती पुर्तगाली सेना में शुरू किया किसने, सबसे पहले अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ही था जिसने यूरोपीय सेना में पहली बार भारतीयों की भर्ती शुरू की थी। कई सारी चीजें हो गई, पुर्तगाली सेना में भी, यूरोपीय सेना में भी। समझ में आया। यही नहीं, इसने भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया, महिलाओं से शादी करने के लिए इसने प्रोत्साहित किया। ये वही अल्बुकर्क है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। ऐसी बात नहीं है कि 1829 में पहली बार विलियम बेंटिक ने ही ऐसा प्रयास किया था, उससे भी पहले हमारे यहाँ प्रयास किया था। किसने, पुर्तगालियों ने भी, अल्बुकर्क ने। अकबर की बात मत करना, अकबर 1526 के बाद आएंगे, है ना, नहीं 1556 के बाद आएंगे। 42 में तो जन्म ही हुआ था। हाँ 1556 में आएंगे वो, अभी तो यही चल रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया, आदिल शाह एक थे, आदिल शाह से गोवा छीन लिया इसने। आदिल शाह जो बीजापुर के शासक हैं, उनसे इसने गोवा छीन लिया। और एक जगह है आपका मलक्का। मलक्का जल संधि एक दिन पढ़ रहे थे हम सब, है ना, मलक्का के बारे में। मलक्का जो है ना, दक्षिण पूर्व एशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी मानी जाती है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया अल्बुकर्क ने, मलक्का पर नियंत्रण किया, ठीक है। मलक्का से ही संतुष्ट नहीं हुआ, ये हरमुज पर भी अधिकार किया, हरमुज पर अधिकार किया। हरमुज कहाँ है, फारस की खाड़ी, ठीक है, यहां पर भी इसने अधिकार किया। मतलब अल्बुकर्क का अभी तक हमने ज्यादा काम देखे। अधिकार का क्रम भी याद रखना होगा हमको। तो सबसे पहले इसने गोवा पर अधिकार किए, फिर मलक्का पर अधिकार किए, फिर इसने अधिकार किया हरमुज पर। 1510 गोवा, 1511 मलक्का और 1515 हरमुज, ठीक ना, ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और याद रखना इसमें, इसने जब गोवा पर अपना अधिकार जमाया तो गोवा को सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में विकसित भी किया था।
सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया था। ठीक है, तो याद रखना गोवा को इसने राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित भी किया था। हालांकि अब हम सब चलेंगे चैप्टर पे अपने, क्योंकि चैप्टर जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ऐसे बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें बताते चलेंगे। यूरोप के पूर्वी व्यापार यूरोप के पूर्वी व्यापार में एक नया अध्याय यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने यूनानियों के जमाने के हैं। आज का हमारा संबंध नहीं व्यापारिक, हमारा संबंध यूनानियों के समय का भी है। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का जो व्यापार था वो अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। एशिया में जो व्यापार था ना, वो कैसे चलता था? अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। तो याद रखना, एशिया में व्यापार का अधिकांश जो भाग था अरब व्यापारी और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एक अधिकार था। भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली का अधिकार लगभग एक अधिकार था। पूरी तरह नहीं बोलेंगे, लगभग बोल सकते हैं। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था। फिर भी यह व्यापार बहुत लाभदायक था। कथन अगर आ जाए एग्जाम में, ऐसे पूछ लिया जाए, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। पहला स्टेटमेंट हो जाए कि मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत व्यापार के अनेक मार्ग स्थापित हो चुके थे। दूसरा आ जाए, व्यापार का अधिकांश भाग अरब व्यापारियों और जहाजियों द्वारा चलाया जाता था। एक स्टेटमेंट और आ जाए, भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली का पूरी तरह एकाधिकार था। एक और स्टेटमेंट आ जाए, एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने से पहले कई राज्यों और हाथों से गुजरने के बावजूद भी बहुत ही लाभदायक होता था। तो इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा? वर्ड वाला गलत है सर, पूरी तरह से एक अधिकार नहीं था, लगभग था। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके प्रश्न के तरीके हो सकते हैं, हमें ध्यान रखने। ठीक भैया, 1453 का समय था। उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया, एशिया माइनर मतलब तुर्की क्षेत्र को, है ना, एशिया का माइनर बोला जाता है उसको। तुर्की को जीत लिया, एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। पहली बात तो तुर्कों का नियंत्रण हुआ किस पे? पूर्व और पश्चिम के बीच जो पुराना व्यापारिक मार्ग था। कैसे हुआ? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के साथ ही। किसका अधिकार हुआ? 1453 में उस्मानिया सल्तनत का। साथ ही साथ जो बचा खुचा एरिया था उस पे यूरोप और एशिया के व्यापार पर किसका अधिकार हुआ? वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का। वो ये लोग जो थे, वेनिस और जिनेवा के जो व्यापारी थे, ये पश्चिमी यूरोप के नए राष्ट्रों खासकर स्पेन पुर्तगाल को इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। किसके लिए था ये? खास करके स्पेन और पुर्तगाल के लिए। इन दोनों को ये अपना भागीदार नहीं बनाना चाहते इस मार्ग में। इसलिए पश्चिमी यूरोप के देश और व्यापारी भारत इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड मसाले के द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित मार्गों की तलाश करने लग गए। पश्चिमी यूरोप वाले स्पाइस आइलैंड मसालों के द्वीप को तब ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडीज मतलब वेस्ट, अरे क्या बोलते हैं उसको, इंडोनेशिया वाला मामला है। उनकी मंशा व्यापार पर अरबों वेनिस वासियों के एक अधिकार को तोड़ना था, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना, पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। किसकी मंशा की बात हो रही है यहाँ पे? किसके मंशा की बात हो रही है? पश्चिमी यूरोपीय देशों की मंशा की बात यहाँ पे हो रही है। उनकी क्या मंशा थी? व्यापार पर अरबों का और वेनिस के एकाधिकार को तोड़ना था, तुर्कों की शत्रुता से बचना था और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध भी स्थापित करना था। कई सारी चीजें चाहते थे। 15वीं सदी में जहाज निर्माण, समुद्री यातायात में प्रगति हुई, इसलिए यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। जहाज निर्माण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जहाजरानी निर्माण, नौ परिवहन, पुनर्जागरण की भूमिका भी इसमें रही है। ठीक है, पुनर्जागरण की भूमिका भी आप देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से
तो समुद्री यातायात और जहाज निर्माण में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब भर दी। कथन के रूप में पूछा जा सकता है, यूरोपियों द्वारा व्यापार के नए मार्ग खोजने यूरोपियों को नए व्यापार के लिए नए मार्ग खोजने के लिए समुद्री रास्ते का सहारा लेना पड़ा। एक कारण हो सकता है, नहीं, कथन हो जाए, यूरोपियों द्वारा नए व्यापारिक मार्गों की खोज करने में पुनर्जागरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टेटमेंट है, कथन है। कारण क्या हो जाए कि पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना को भर दिया था। कारण भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा, कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। बात समझे? समझ में आया ना? ध्यान रखना। तो नए व्यापारिक मार्ग खोजने के कारण क्या रहे हैं? वो तो एक बड़ा सा कारण था कि तुर्कों का अगर अधिकार ना हुआ होता तो हो सकता था इनको नए मार्ग खोजने नहीं पड़ते। वो तो एक बड़ा कारण है। उसके अलावा जहाज रानी निर्माण, या फिर बोलेंगे जहाज निर्माण, समुद्री यातायात में प्रगति, तीसरा पुनर्जागरण बोल सकते हैं ना? इसके साथ साथ और क्या है? पुराने व्यापारिक मार्गों पर वेनिस और जेनेवा व्यापारियों का एकाधिकार, यह भी एक कारण ही है। पुराने व्यापारिक मार्ग पर वेनिस और जेनेवा का एकाधिकार, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है? अरबों का मामला था, है ना। एशिया का जो ज्यादातर व्यापार था वो अरबों के हाथ में था, और साथ ही साथ भूमध्य सागर का और यूरोपीय व्यापार का ज्यादातर हिस्सा इटली वालों का था। यह भी एक कारण रहा, भूमध्य सागर नहीं टच करना था इनको। तो कई सारे कारण हो गए ना। इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों के एक महान युग शुरू कर दिया। स्पेन और पुर्तगाल की सरकारों ने थोड़ा सपोर्ट किया, समर्थन किया। यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने सरकार से थोड़ी गुहार लगाई होगी, सरकार ने समर्थन दे दिया, ठीक है, मदद करने के लिए तैयार हो गई सरकार। 1492 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। कोलंबस 1492 में निकला है, स्पेन का रहने वाला है, भारत खोजने गया था लेकिन अमेरिका की खोज कर दिया। 98 में वास्को डी गामा निकला, यह भी पुर्तगाल का ही है, ये पुर्तगाल का है। यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरह से समुद्री मार्ग खोज दिया, कहीं कोई स्थल मार्ग नहीं है। आशा अंतरीप होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा, ठीक है, अफ्रीका का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा। जिस माल को लेकर वापस लौटा पूरी यात्रा की कीमत का 60 गुना दाम पर बिक गया। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोजों ने विश्व के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। 17वीं 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोतरी हुई। यूरोप को अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया। यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरह बदल गए। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया। 15वीं सदी में आशा अंतरीप जहां वो रुका था वो अफ्रीका महाद्वीप का ही एक क्षेत्र था। बात समझे? आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, प्रवेश किया। तो उससे भी उनको आरंभिक पूंजी निर्माण के एक प्रमुख स्रोत प्राप्त हुआ। अफ्रीका में यूरोपीय देशों के प्रवेश ने क्या कर दिया? आरंभिक पूंजी निर्माण के एक प्रमुख स्रोत को प्रदान किया है। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने, हाथी दांत ने आकर्षित किया था।
परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। शुरुआत में तो सोना और हाथी दांत ने ही किया था, इनको आकर्षित किया था, लेकिन बाद में जब दास व्यापार शुरू हुआ तो इसने और भी बड़े स्तर पर व्यापार को बढ़ावा दिया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन पुर्तगाल का एकाधिकार रहा है। 16वीं सदी में बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज भी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर वेस्ट इंडीज, उत्तर दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा। कारखानों का माल लेकर गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते, अफ्रीका के तटों पर निग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते, फिर इन दासों को लेकर अटलांटिक पार करते, वहां बगानों, खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली करते, फिर इस माल को यूरोप में बेच देते। कैसे किया इन्होंने? ये आपका है अमेरिका, ऐसे करके कुछ है, ऐसे करके ऐसे करके ये अफ्रीका है, ऐसे करके अफ्रीका हो गया। ये आपका यूरोप है, ऐसे करके यूरोप है ना। क्या करते थे ये? कारखानों का माल लिए, कारखानों का माल लेकर गुलामों को व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से पहुंचते थे अफ्रीका। मान लो यहां पहुंच गए, अफ्रीका पहुंच गए, अफ्रीका यहां से पहुंचे, अफ्रीका पहुंचते, अफ्रीका तट से निग्रो लोगों को लेते, यहां से फिर मान लो निग्रो लोगों को उठा लिए, यहां से यहां पे माल की अदला बदली फिर करते, माल की अदला बदली करते, निग्रो लोगों वहां से गुलाम उठाते, फिर दासों को लेकर अटलांटिक पार करते और वहां फिर कहां ले जाते? अटलांटिक पार करके बगानों, खदानों की औपनिवेशिक पैदावार से उनकी अदला बदली कर लेते। यहां से माल उठाते, फिर ये कहां लेके चले जाते? अपने यूरोप में। बात समझे? ठीक ना। यहां से गुलाम यहां से सामान लेके आते, सामान यहां अदला बदली होता, फिर यहां से गुलाम उठाते, गुलाम लेके यहां जाते, यहां इनको देते गुलाम, यहां से लेते सामान, माल लेकर फिर पहुंच जाते यूरोप, यूरोप में अपना सामान रख लेते। इसको त्रिकोणीय व्यापार भी बोलते हैं। तिकोने व्यापार, तिकोने व्यापार से होने वाला यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका की समृद्ध अधिकांशता गुलामों के इसी व्यापार पर, गुलामों के मेहनत से चलने वाले बागानों पर निर्भर थी। जो इनकी अमीरी दिख रही थी, जो इनकी बादशाहत दिख रही थी, जो इनकी सक्षमता दिख रही थी, जो इनकी समर्थता दिख रही थी, वो सब कुछ निर्भर कर रही थी उन गुलामों के मेहनत पर। इसके अलावा दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बागानों के मुनाफे से ही वह पूंजी बनी जो 18वीं 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में काम आई। औद्योगिक क्रांति में जो भी पूंजी लगाई गई वो इसी का परिणाम रही। बाद में भारत से ले जाई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई। 16वीं सदी में ही यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनको अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग 1 सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा है। ठीक है, 1 सदी तक। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दीव, दमन में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। पुर्तगालियों ने कहां कहां खोले? कोचीन में, गोवा में, दीव में, दमन में। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया। इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाजों की श्रेष्ठता से मदद मिली। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर उनके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। जमीन पर नहीं जीत सकते थे भारत और एशिया की सेना से, लेकिन क्योंकि इनकी पकड़ मजबूत थी समुद्री क्षेत्र पर, तो वहां पर इनसे कोई नहीं जीत सकता था। चलो, मुगलों की जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करके वो मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंधी छूट लेने में सफल हो गए। मुगलों ने कुछ किया था ऐसा मामला, लेकिन गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था, तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक, इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक, एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था। ठीक है ना। 1510 में गोवा पर अधिकार करने के साथ ही अल्फांसो ने फारस की खाड़ी का हरमुज, मलक्का, इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड, मतलब इन सब क्षेत्रों पर पुर्तगाल का एकाधिकार स्थापित हो गया था।
उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया, अपना व्यापार, अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे। समुद्री डकैती, लूटपाट में भी वो पीछे न रहे, ये भी याद रखना। अमानवीय अत्याचार, अव्यवस्था फैलाने में भी उनका हाथ रहा। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर उनका कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड, हॉलैंड, बाद में फ्रांस उभरते हुए व्यापारिक प्रतिद्वंदी शक्तियां थीं। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी, पुर्तगाली के अधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। किसने कड़ा संघर्ष छेड़ा? इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ने भी। इस संघर्ष में स्पेन, पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी भी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का, भारत, श्रीलंका, मलाया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इंडोनेशिया पर डच का, भारत, श्रीलंका, मलाया पर अंग्रेजों का एक अधिकार हुआ। ये हैं कंपनियां, देख सकते हैं, कैगानूर, कालीकट, कोचीन, गोवा, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेंट टॉम, पांडिचेरी, फोर्ट सेंट डेविड, है ना, कराईकल, ये कौन सा है, विशाखापट्टनम, बहुत सारा एरिया, ठीक है। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, कब हुई है? 1602 में, नहीं दिख रहा। और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधि करने, इलाके जीतने, किले बनाने के अधिकार दे दिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1602 में। संसद ने उनको क्या किया? चार्टर के माध्यम से युद्ध छेड़ने, संधि करने, इलाका जीतने, किला बनाने का अधिकार दे दिया। किसने? डच संसद ने। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं थी, इंडोनेशिया में थी उनकी। डचों की खास दिलचस्पी कहाँ थी? इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब हो रहे थे। जल्दी उन्होंने मलय, जलडमरू, मध्य इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। किसने खदेड़ा है? डचों ने। 1623 में अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को इन्होंने हराया। 1623 में जब अंग्रेज इन पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे तो डचों ने क्या किया? अंग्रेजों को हरा दिया और पश्चिमी भारत में गुजरात का सूरत, भड़ौज, कैम्बे, अहमदाबाद, केरल का कोचीन, मद्रास का नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश का मसली, बंगाल का चिंसुरा, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश आगरा नगरों में भी व्यापार केंद्र खोले। किसने खोले? डचों की बात है ये, बात समझ रहे हैं ना। डचों ने क्या किया? 1623 में जब ये लोग अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो उनको हराया, इंडोनेशिया वाले क्षेत्र से भगा दिया वहां से। उसके साथ साथ इन्होंने गुजरात के सूरत, भड़ौज, कैम्बे, अहमदाबाद, केरल का कोचीन, मद्रास, नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम, बंगाल का चिंसुरा, बिहार का पटना, यूपी के आगरा में भी जाकर अपने व्यापार केंद्र खोल दिए। 1658 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका को भी जीत लिया। 1658 में पुर्तगालियों ने श्रीलंका को जीत लिया। इस समय कौन रहा होगा भारत में? जहांगीर। 1658 में जहांगीर था। 1658 हाँ में सर, टॉमस मुनरो गए थे, जहांगीर ही तो। इस समय कौन जहांगीर कैसे रहा होगा? या तो रहा होगा शाहजहां या फिर रहा होगा औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब अभी उसका युद्ध लड़ रहा है, इसलिए वो नहीं रहेगा। नहीं, 1658 में ही इसका कब्जा हो गया था गद्दी पर, है ना, औरंगजेब का। औरंगजेब ही होगा सर। औरंगजेब था, ठीक है, इस समय भारत में औरंगजेब था। एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी हुई थी। कंपनियों के आने का क्रम, पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल सबसे पहले, उसके बाद आएंगे डच, फिर कौन आएंगे? अंग्रेज, फिर आएंगे डेनमार्क, फिर कौन आएंगे? फ्रांस। ये आने का क्रम है। अब स्थापना का क्रम क्या है? स्थापना का क्रम क्या है भाई?
पुर्तगाल अंग्रेज एक कंपनी है एस्तादो द बफन, एस्तादो द बफन, सॉरी एस्तादो द इंडिया, इंडिया। एस्तादो द इंडिया है, ये पुर्तगाल की कंपनी है। स्थापना हुई है 1498 में। दूसरी कंपनी है बेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, ये कहाँ की कंपनी है? डच की। इसकी स्थापना हुई है 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1599 में ना, सुन है ना? सुने समय ना सर। 1599 1600 वही ना, जी सर। जी सर। है ना? सर 1600 में। हाँ तो 1600 में हुई है, हाँ। लेकिन अभी हम लिखवाते चले जा रहे हैं। आप लोग बोल भी कुछ नहीं रहे हैं, क्यों? बोलना चाहिए ना सर मैं बोली नहीं 1600 में। इसी बीच में। उसका नाम क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का? किस नाम से स्थापित हुई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है ना? तो बेहतर है इसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर देते हैं, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी कर देते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1600 में, ठीक है। एक डेन ईस्ट इंडिया कंपनी है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब बनी? ये डेनमार्क की है भाई, 1616 में। फिर फ्रांस की है एक कंपनी देश ओरिएंटलेस, ये कहाँ की है? ये फ्रांस वाली है। स्थापना हुई है 1664 में, है ना? जी सर। कंपनी सारी यही रही हैं। ओके, इतना हमें याद रखना है। ओके, चलिए ठीक भाई। एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी थीं। पुर्तगालियों की सफलता मसालों मलमल, जो पुर्तगालियों की सफलता थी वो किसमें थी? पुर्तगालियों की सफलता रही है मसालों में। मलमल, रेशम, सोना, मोती, दवा, पोर्सिलीन और एबोनी से भरे उनके जहाज और इनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज व्यापारियों की आंखें चकचौंध कर दी थी। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए हैं। पुर्तगाली एक व्यक्ति है, नाम क्या है? वास्को डी गामा। किसकी मदद से आया हुआ है भारत ये? हमीद करके, अहमद या हमीद करके एक गुजराती पथ प्रदर्शक है, नाम क्या था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से आए थे। अब्दुल मजीद की सहायता से आया। जमोरिन ने इसका स्वागत किया, हमने कल ही बताया है, ठीक है। भारत में जब इसने पहली फैक्ट्री स्थापित की, उस समय ये भारत में कोई वायसराय नहीं था, एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में आया था, पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पे स्थापित किया था वास्को डी गामा ने? कोचीन में। कोचीन में। कोचीन सर। 1500 तब 1503, ठीक है। पहला वायसराय और पहला यूरोपीय बोले या फिर पुर्तगाली बोले, पहला व्यक्ति ही है वो, वायसराय और गवर्नर। नाम है अल्मीडा। किस लिए फेमस है? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, शांत जल की नीति के लिए फेमस है वो, जिसने 1509 में तुर्की, मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया और दीव पर अधिकार भी कर लिया था, है ना? ठीक है, ये सारी चीजें फिलहाल कल ही हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर किन के बारे में पढ़ लिए तुम लोग? अल्बुकर्क तक पढ़ लिए थे ना? अल्बुकर्क तक सर हो गया था। एक नाम है नीनो डी कुन्हा, पुर्तगाली गवर्नर है ये भी। नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा
कब से कब तक रहे ये? 1529 से 38 तक। 1529 से 1538 तक रहे हैं। इनके समय कुछ हुआ है? इनके समय में गोवा राजधानी बन गया। गोवा औपचारिक राजधानी हो गई, औपचारिक राजधानी बन गई पुर्तगालियों की। इसके अलावा इसने सेंथोम मतलब मद्रास, हुगली, हुगली मतलब बंगाल, दीव, दीव पर अधिकार भले किसी और ने किया था, लेकिन दीव पर फैक्ट्री स्थापना या बस्ती बसाने का काम किया था नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है, इन्होंने सेंथोम, मद्रास में, हुगली, बंगाल और दीव पर क्या किया? इन्होंने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। ठीक है, बात क्लियर है? जी सर। चलो। अच्छा, 1524 से 1529 के बीच में भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पुर्तगाली गवर्नर कौन था उस समय? इसकी मृत्यु भी यहीं हो जाती है और इसी के नाम से गोवा में एक जगह भी है, नाम सुना होगा, वास्को डिगामा। भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। 29 में इसकी मृत्यु होती है गोवा में ही, वहीं पर ये दफना दिया जाता है। फिर इसी के नाम से एक जगह भी है अपने गोवा में, है ना? आप देखो ठीक है, तो ये हमें इनको ध्यान रखना भाई। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं, एक और पुर्तगाली वायसराय है, इसका नाम हो सकता है आप लोग ना पढ़े हो कहीं। पुर्तगाली वायसराय है, इसका नाम है जोवा डी कास्ट्रो। जोवा डी कास्ट्रो नाम इनका। ठीक है, इन्होंने चाउल, दीव, सालसेट, चाउल, दीव, सालसेट, मुंबई पर अधिकार किया। ठीक है, कब कब किया इन्होंने? 31 में, 1531 में इन्होंने चाउल पर किया है, दीव पर इन्होंने किया 1532 में, और 36 में किया सालसेट और मुंबई पर। ठीक है, एक चीज लेकिन और याद रखना है कि जो पुर्तगालियों का व्यापार होता था, वो सबसे ज्यादा जो व्यापार था इनका, वो मालाबार और कोंकण तट से होता था। मालाबार और कोंकण तट मतलब, मालाबार मतलब केरल वाला एरिया और कोंकण मतलब पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र, है ना? यहां से ज्यादातर इनका व्यापार होता था। और याद रखना है, मालाबार तट से किस चीज का व्यापार करते थे लोग? मालाबार तट से क्या क्या होता था? अदरक, दालचीनी, चंदन और हल्दी, है ना? जी, और नील का भी। चंदन, हल्दी, नील का व्यापार होता था। शांत रहते। किसी भी प्रकार के धार्मिक विद्रोह को दंडित करने के उद्देश्य से 1560 में गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई थी। गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। ईसाई धर्म न्यायालय गोवा में बना। ठीक है, क्यों बना था? कि कोई अगर धार्मिक विद्रोह होता है तो उसे दंडित करना है। कब बनाया गया? 1560 में बनाया गया। ठीक है, एक चीज और याद रखना, अकबर के दरबार में पहली बार ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ था। अकबर के दरबार में पहली बार ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ था। किसके समय पे हुआ था? ओ सॉरी, किनके नेतृत्व में हुआ था? एक नाम है एक्वाविवा और मांसरेट, इन दोनों के नेतृत्व में पहली बार ऐसा हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा ना एक व्यवस्था भी शुरू की गई थी। व्यवस्था का नाम पता आपको, आप सबको? सर क्या दिखाई नहीं दे रहा है। एक्वाविवा मांसरेट एक व्यवस्था है पुर्तगालियों की। कार्टेज व्यवस्था से। हाँ।
कार्टेज अर्मेडा। कार्टेज अर्मेडा में क्या करते थे लोग? भारतीय और अरबी जहाज को परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया इस व्यवस्था के माध्यम से। भारतीय और अरबी दोनों जहाजों को, भारतीय और अरबी जहाज को काली मिर्च या गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं दी गई इसी व्यवस्था के माध्यम से। इसी व्यवस्था का परिणाम था। इसी व्यवस्था में यह भी बात हुई कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट को भी परमिट लेना पड़ता था। अकबर का शासनकाल था तो अकबर ने परमिशन लिया था जब व्यापार करना हुआ था उनके क्षेत्र से। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को ही स्थापित करने की थी, अपने आप को संरक्षित करने की थी, तो इस व्यवस्था में क्या हुआ? इस व्यवस्था के खिलाफ तुर्कियों ने कई बार पुर्तगालियों पर भारत में आक्रमण भी किया। ठीक है, कार्टेज अर्मेडा नाम है इसका। 1536 में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक हैं मोहम्मद शाह, उनके द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा अकबर और शाहजहां ने भी हुगली और बंगाल में कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। अकबर और शाहजहां ने भी दी थी। उनसे पहले बंगाल में क्या नाम था उनका? मोहम्मद शाह ने चटगांव में परमिशन दिया था। बंगाल कौन था? शासक था। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। 1632 में शाहजहां ने हुगली छीन लिया था। 1686 में औरंगजेब ने चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया किया था। 1686 में औरंगजेब ही था जिसने समुद्री लुटेरों से क्या की? चटगांव को सुरक्षित किया था। ठीक है, ठीक है। पुर्तगालियों ने हमको क्या क्या दिया है ये भी पता होना चाहिए। पुर्तगालियों की देन क्या क्या है भाई? इन्होंने भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती, जहाज निर्माण याद रखना, गुजरात और कालीकट में शुरू हुआ था। जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित हुआ था 1556 में। इन सब की शुरुआत हुई थी पुर्तगालियों की वजह से ही। और भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। ये गोथिक स्थापत्य कला हम सब क्लास 8 की जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री वाली ना, उसमें ये चीज मिल जाएगी। अब क्या है गोथिक स्थापत्य कला? ठीक है, इसकी छोड़ के सब पढ़ा। तो गुजरात और कालीकट में इन्होंने जहाज निर्माण के काम शुरू किया। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने 1556 में स्थापित किया है। कहाँ पे? गोवा में। गोथिक स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। भारत में तंबाकू की खेती का पहली बार प्रचलन हुआ था दक्षिण भारत में 1508 में। 1508 में दक्षिण भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन शुरू हुआ, सबसे पहले हुआ। उत्तर भारत में अगर यही हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में इसकी शुरुआत होती है शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां का शासनकाल है मतलब 17वीं शताब्दी है ना? याद रखना, उत्तर भारत में बाद में हुआ था, पहले हुआ था दक्षिण भारत में। पुर्तगालियों ने पपीता भी दिया, अनानास दिया, लीची दिया, संतरा, आलू, शकरकंद दिया, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती भी शुरू की थी। लिख लीजिए चाहे तो इनको। पपीता, अनानास, है ना, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, है ना, काजू, बादाम है भाई, तंबाकू, लाल मिर्च खेती है, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस। कहाँ हुआ ये हमने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, पुर्तगालियों की असफलता का कारण क्या रहा है? इन्होंने धर्मांतरण वाला मामला सीधे अपनाया था। भारतीय स्त्रियों से शादी की, उनका धर्मांतरण करवाया इन्होंने। कानूनी व्यवस्था का मजबूत न होना। हाँ, समुद्र पर जो इनका नियंत्रण रहा वो कमजोर था। इससे दूसरी सबसे बड़ी बात है, जैसे वास्को डिगामा थे, इनके अल्बुकर्क थे, इस तरह के बाद वाले जो आए दूरदर्शी और कूटनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं मिले इनको। फिर जैसे वास्को डिगामा दूरदर्शी व्यक्ति थे, वायसराय गवर्नर भी बने, वो अल्बुकर्क रहे, इन सबके जैसा फिर आगे कोई नहीं मिला, कोई नहीं आया। व्यापार और शासन के प्रति इनकी उदासीनता ने भी पुर्तगालियों के पतन में योगदान दिया था।
इसके अलावा भी रिश्वतखोरी, इनके यहाँ शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ था। साथ ही साथ डचों का जो प्रवेश था, डचों ने प्रवेश ही नहीं किया था बल्कि उन्होंने सैन्य चुनौती भी खड़ी कर दी थी पुर्तगालियों के सामने। यह भी कारण रहा है पुर्तगालियों के पतन का या असफल होने का। ठीक है ना? ठीक है, चलिए यहां से 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। मर्चेंट एडवेंचरर्स 1599 में बनी है। ब्रिटिश लोग हैं, इन्होंने मिलकर इस कंपनी का निर्माण किया। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया। सवाल यह भी पूछा जाता है, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में शासक कौन था? अकबर। उस समय अकबर शासक। ठीक है ना? 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया था। 1608 में हम सबको पता होगा उस समय तक भारत का शासक कौन था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में एक आता है ब्रिटिश व्यक्ति, क्या नाम है उसका? हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सर। कैप्टन हॉकिंस आते हैं, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो हैं वो अनुमति लेने में सफल नहीं हो पाते हैं, है ना? हालांकि उन्हें ऐसे ही नहीं निराश भेजा जाता है, जहांगीर द्वारा कुछ चीजें उनको दी जाती है। जैसे क्या क्या दिया जाता है? उनको कुछ इंग्लिश खान की उपाधि मिल जाती है ना? है ना भाई? इंग्लिश खान की उपाधि मिल जाती है और साथ ही साथ इनकी शादी भी तो करवा दी जाती है ना किसी से। सर इंग्लिश खान क्या है? उपाधि है। उपाधि है। 1608 में जब ये हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, मतलब निकला तो था निकला था अकबर के दरबार में जाने के लिए, अकबर से मिलने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते देर हो गई और वो तब तक अकबर गद्दी पर नहीं रहे और वो जहांगीर का समय आ गया था। तो जहांगीर से ही मिलेंगे। एक जहाज है, उस जहाज का नाम है हेक्टर। उस हेक्टर नामक जहाज से अंग्रेजी जहाज कैप्टन है हॉकिंस भारत आता है और सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। याद रखना, समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं, तो जहांगीर से भी कहां मिलते हैं? देखो, आगरा में तो मिलते नहीं हैं, पहुंचे हैं आगरा ही मिलने के लिए, लेकिन इनकी मुलाकात होती है जहांगीर से कहां पे? अजमेर में। अजमेर में मुलाकात होती है इन दोनों की। ठीक है? इसने जब अनुमति मांगी कि हमको सूरत से व्यापार करना है, तो इसको जहांगीर द्वारा अनुमति दे दी गई। लेकिन वहां पे पहले से जो मौजूद थे आपके सौदागर लोग, अरबवासी और पुर्तगाली लोग जो थे, इन सब ने विरोध कर दिया। इस बात का विद्रोह कर दिया, तो इनको जो अनुमति मिली थी वो रद्द कर दी गई। ठीक है? कैप्टन हॉकिंस का ही समय था और मेरे ख्याल से 1608 से 1612 या 13 तक रहा है भारत में, है ना? कब तक रहा है? कब तक रहे हैं भारत में ये? 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। कहाँ पे स्थापित हो रही है? 1611 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। लेकिन वो स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। स्थायी फैक्ट्री की स्थापना होती कहाँ पे? सूरत में 1615 में। इसी बीच में 1612 का समय आएगा जहां पर थॉमस बेस्ट, जो कि अंग्रेज अधिकारी है, ये स्वाली नामक जगह पर पुर्तगालियों को पराजित भी करेगा 1612 में। ठीक है? कैप्टन हॉकिंस की वीरता से ही प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या किया था? इसे अंग्रेजों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है?
1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई, मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। मगर 1615 में उनका दूत कौन है ये? 1615 में आता है सर टॉमस रो। मुगल दरबार में पहुंचता है। रो जो है मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने, फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल हो जाता है। टॉमस रो है ये, ठीक है। ये भी जेम्स प्रथम का ही दूत है, जेम्स प्रथम का ही राजदूत है। जेम्स प्रथम का ही दूत बनकर आता है हॉकिंस और जेम्स प्रथम का ही दूत बनकर आता है टॉमस रो, ठीक है ना। तो टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में पहुंचता है सूरत और फिर ये मुगलों के मतलब सभी भागों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल भी होता है। ओके, ये बात भी याद रखनी है। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बंबई का द्वीप दहेज में दे दिया। 1622 में शादी हुई सम्राट चार्ल्स द्वितीय की। किससे हुई थी? क्वीन मेरी से, है ना। क्वीन मेरी ही न थी, सॉरी, राजकुमारी कैथरीन थी। राजकुमारी कैथरीन से शादी करने के उसमें बंबई दहेज में मिला चार्ल्स द्वितीय को। किए थे ना, शादी किए थे, जो बंबई दहेज में दिए थे। इसका मूल उद्देश्य था पुर्तगालियों द्वारा कि ब्रिटेन से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। बात समझिए, ब्रिटेन के साथ मिलजुल कर व्यापार करना चाह रहे थे, ठीक है। अंततः गोवा, दीव, दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से ठन गई। इंडोनेशिया के मामले में ब्रिटेन और डच, ये दोनों में जो बिगाड़ हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो विवाद उत्पन्न हुआ, वो किसके लिए हुआ था? मसालों के व्यापार को लेकर हुआ था। दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 में शुरू हुई, 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए। इंडोनेशिया पर जब अंग्रेजों ने सारे दावे खत्म किए, उसी के साथ 1667 में ये सारे के सारे जो युद्ध थे वो सारे सब समाप्त हो गए। बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को ना छूने का वादा भी किया। कंपनी के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार 1600 से 1714 तक का समय है। 1714 यहाँ क्यों दिया जा रहा है? 1714 क्यों दिया जा रहा है? बताइए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर ली। आरंभ से उसने व्यापार और कूटनीति के साथ युद्धों का भी सहारा लेने जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने के भी प्रयास किए। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों की अधिक अनुकूल थीं क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। दक्षिण भारत जो था उनके लिए ज़्यादा ही सेफ था। ज़्यादा सेफ होने का मतलब ये था कि वहां पर इन्हें किसी भी प्रकार की सरकार का सामना नहीं करना पड़ रहा था। विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही खत्म हो चुका था। 1565 में एक युद्ध लड़ा गया था, उसका नाम क्या था? किसी को आइडिया है क्या? कौन सी लड़ाई हुई थी? राक्षसी तंगड़ी की। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। इसी को तालीकोटा का भी युद्ध बोलते हैं। राक्षस तंगड़ी गांव में हुआ था, गांव के बीचों बीच में हुआ था, इसलिए राक्षस तंगड़ी बोलते हैं। ये तालीकोटा का युद्ध रहा। इसमें दो सेनाएं आपस में भिड़ी, एक तरफ विजयनगर और दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य की सेनाएं। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत देखेंगे तो कई सारे क्या बोलते हैं, कई सारी वंशावलियां इसमें हैं। इसमें याद रखना, बहमनी साम्राज्य की वो शाखा शामिल नहीं रही है, उसका नाम है बरार। बरार नहीं था सर। इस युद्ध में बरार नहीं शामिल हुआ, बाकी बीजापुर रहा, बीदर रहा, अहमदनगर रहा, गोलकुंडा रहा, मतलब इस सब के सब शामिल रहे, लेकिन बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था इस तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में। और जिस समय ये लड़ा गया था उस समय विजयनगर का शासक कौन था?
इतिहास में कभी भी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में कोई ऐसी शत्रुता नहीं रही है, कोई भी ऐसी शत्रुता नहीं रही। उसकी जगह अनेक छोटे कमजोर राज्य खड़े हो गए। उन्हें लालच देकर बहलाना, अपनी सैनिक शक्ति से डराना आसान था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी, पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। 1639 में उन्होंने यहाँ पे पट्टा पे जमीन ले ली थी। कहाँ पे? मद्रास में, है ना। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, प्रशासन चलाने, सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कहाँ पे हुआ है? मद्रास में हुआ है। किसका है? अंग्रेजों का है ना भाई। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दे। उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा, हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर मतलब मद्रास को किला बंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अड़िग रहे। पर हम आपसे ये भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किला बंदी का पूरा खर्च उठाएंगे। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बंबई के रूप में अंग्रेजों के एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह भी प्राप्त हो गया। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के खतरा पैदा कर रही थी, पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बंबई ने ले लिया था। बंबई जब इनके कब्जे में आ गया तो इन्होंने क्या किया? सूरत की जगह पर बंबई को हेडक्वार्टर बना दिया अपना। ठीक है। 1600 से लेकर 1714 के बीच की बात है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही है। हमको पता भी है, आप लोगों को भी पता है। जब कंपनी आई थी तो एक व्यापारी के तौर पे आई थी, है ना। सूरत में इसने जगह मांगी, सूरत में इसको जगह दिया भी गया जहांगीर द्वारा, लेकिन थोड़ा सा विरोध हुआ तो फिर उसको जगह नहीं मिली वहाँ पे कंपनी स्थापित करने के लिए। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जाकर स्थापित की थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, अस्थायी तौर पर। 1615 में आकर फिर से उन्होंने सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। वहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई का क्या नाम था? एक युद्ध हुआ था वहाँ पे, थॉमस बेस्ट की अगुवाई में एक लड़ाई हुई थी। क्या नाम था उसका? सॉली के मैदान में युद्ध हुआ था। सॉली के मैदान में थॉमस बेस्ट, जो कि अंग्रेज अधिकारी था, इसी के नेतृत्व में एक लड़ाई हुई। फिर वहां पे एक सूरत में फैक्ट्री अपनी स्थापित की इन्होंने। 1623 तक इसने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। आरंभ से उसने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेने जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने के भी प्रयास किए। शुरुआत में इन्होंने सिर्फ व्यापार पर ही ध्यान रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि धीरे धीरे भारत में उनकी प्रतिद्वंदिता भी बढ़ती गई। उस प्रतिद्वंदिता से बचने के लिए इन्होंने कौन सा तरीका अपनाया? जहां पर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की उस क्षेत्र को कब्जे में लिया। बात समझे? दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थीं, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा। विजयनगर का साम्राज्य तो 1565 में ही ढह चुका था। उसकी जगह कई छोटे कमजोर राज्य खड़े भी हो गए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या फिर अपनी सैनिक शक्ति से डराना बहुत आसान भी था। और विजयनगर साम्राज्य का जो विघटन हुआ था वो हुआ था राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से, जिसको हम तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। 1565 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य और किसके बीच में हुआ था? बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था। बहमनी साम्राज्य की तरफ से बरार इसमें शामिल नहीं हुआ, है ना। चलिए जी सर। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया। इनको मद्रास मिला। मद्रास में इन्होंने स्थापित किया कौन सा था? सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना। एक किला उन्होंने बनाया था मद्रास में। 1639 में उनको वहां से एक कोई राजा थे, उन्होंने इनको मद्रास की जमीन पट्टे पर प्रदान कर दी थी। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, प्रशासन चलाने, सिक्का ढालने तक की अनुमति प्रदान की। राजा ने उसको उस जगह की किलेबंदी भी करने, मद्रास को जिस राजा ने इनको पट्टे पर दिया था उन्होंने वहां पे किलेबंदी
प्रशासन चलाना भी, सिक्का ढालने तक की अनुमति दे दी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रही। शर्त क्या रही कि बंदरगाह से जो चुंगी मिलेगी उसका आधा भाग राजा को दिया जाएगा। इसी शर्त के साथ अंग्रेजों को मद्रास प्राप्त हुआ था भाई। यहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के आसपास एक छोटा, देखो ये जो मद्रास इनको मिला है, ये मद्रास मिला था फ्रांसिस डे को, ठीक है। फ्रांसिस डे को ये मद्रास की जमीन मिली थी। मद्रास की जमीन जिस राजा ने दिया था उसका नाम था तंजौर का राजा। तंजौर का राजा था ये, इसी ने फ्रांसिस डे को ये जमीन दी थी। कब दी थी? 1639 में, ठीक है ना। और 1639 में जहां पर क्या किया इन्होंने, फोर्ट सेंट जॉर्ज जैसे किले का निर्माण करवाया। कि कौन सी शर्त रखी गई थी? शर्त क्या रखी उन्होंने? शर्त रखी थी कि भाई आपको किला भी बनाना है, बना लीजिए, सिक्का भी ढालना है, आप अपना व्यापार भी करिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन बंदरगाह से जितनी भी चुंगी मिलेगी उसका आधा हिस्सा हमको देना पड़ेगा। इसी शर्त के साथ अंग्रेजों को मद्रास प्राप्त हो गया था। इन्होंने वहीं पर एक अपने फैक्ट्री के आसपास एक किला भी बनवाया जिसका नाम रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना। ये तंजौर का नहीं है, चंद्रगिरी का राजा है ये। इतना ही मिल रहा कहीं पे हमको। इतिहास वाला जो नोट्स भेजे ना उसको एक बार पढ़ लो ना आप लोग। अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित। दिलचस्प बात यह रही कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की कंपनी शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दें, ठीक है। मतलब जो भी युद्ध लड़ा जाएगा, जो भी अपना काम इनका रहेगा, वो सब में जो कुछ भी खर्चा बर्चा आएगा वो सारे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की होगी। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं आप धीरे धीरे नगर को किला बंद करें, किले को इतना मजबूत बनाएं वह किसी भारतीय राजा भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे, पर हम आपसे ये भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ काम इस प्रकार जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलाबंदी का पूरा खर्च उठाएंगे। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई का द्वीप प्राप्त किया। बंबई का द्वीप कब मिला था? 1668 में मिला था। उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बंबई के रूप में अंग्रेजों की एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह मिल गया। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरा पैदा कर रही थी, पश्चिमी तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बंबई ने ले लिया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्रियों में एक ही स्थापना 1633 में उड़ीसा में की। फैक्ट्री एक उन्होंने अपने पूर्वी भारत में बनाई 1633 में उड़ीसा में। 51 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिल गई 1651 में। 1651 में भारत का जो मुगल शासक था वो कौन रहा होगा? 1651 में यजमान शाहजहां, ठीक है। अभी शाहजहां ही शासक है, 1658 तक रहेंगे शाहजहां। उसके बाद औरंगजेब का समय आएगा, फिर 1707 तक औरंगजेब चलेंगे सीधे। 1651 में बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाजत मिली और तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल, बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल ली। जब इनको बंगाल में 1651 में अनुमति मिली, हुगली नगर में व्यापार की इजाजत, उसके साथ साथ इन्होंने पटना भी, बालासोर, ढाका, बंगाल, बिहार के दूसरे और स्थानों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर ली। अब उसकी इच्छा थी बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वो भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके। वो अपनी सत्ता, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के पीछे मूल कारण अंग्रेजों का यह था कि वो मुगलों को मजबूर कर सके, किसके लिए? व्यापार में मनमानी छूट पाने के लिए। दूसरी चीज, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर कर सके, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रख सके। इसलिए इन्होंने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का एक सपना देखा। कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे, ये कुछ इनके कारनामे रहे हैं जिनकी वजह से ये अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने, इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। उस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गई। 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी। कौन सी सलाह दी गई थी मद्रास के गवर्नर को? वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके, ठीक है ना। 1689 में उन्होंने घोषणा की। 1689 में घोषणा की, हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना कि हमारा व्यापार। जिस समय बीसियों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हैं, उस समय यही वस्तु है
जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेगी। यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। ये जो राजस्व वृद्धि है, इसके बेस पर ये बात बोली गई है कि अगर ये हम इसमें हम वृद्धि करते चले जाएंगे तो हमें भारत में कोई हटाने वाला नहीं है। हम भारत में मजबूती के साथ स्थापित रहेंगे, मजबूती के साथ हम अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखेंगे। ठीक भाई, राजस्व वृद्धि एक मामला इनका है ये। 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया, मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत होती है 1686 में। उस समय भारत का मुगल शासक कौन है? औरंगजेब, है ना। उस समय औरंगजेब है शासक, मुगल शासक। तहस नहस कर दिया, मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई। पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। उस समय औरंगजेब फिर भी बहुत मजबूत स्थिति में था। अंग्रेजों को नहीं पता था इस बारे में, तो अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था। ठीक है, कम करके आंका। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया। चलिए, तो औरंगजेब था जिसने 1686 में अंग्रेजों को बंगाल से खदेड़ दिया। ठीक है, ये बात याद रखना, ये पेपर में पूछा भी गया है। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा, उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। कहाँ गए थे? फुल्टा, नाम सुना है आप लोगों ने? मेरे ख्याल से फुल्टा ही था वो। उनकी सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया। बंबई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया। औरंगजेब से दुश्मनी, मतलब हुगली को तहस नहस करने का इतना बड़ा खामियाजा अंग्रेजों को भुगतना पड़ा कि उसके चक्कर में ये लोग इनसे बंगाल छूट गया। बंबई जो इनका फैक्ट्री था वो सब समाप्त हो गया। इसके अलावा जो सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम में था, इनका जो कुछ था उस पर कब्जा हो गया। ये सारी चीजें होंगी। अब ये देखकर अंग्रेज अभी भी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है। उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। ठीक है, अंग्रेज अभी भी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है। जब उनको ये महसूस हो गया कि भाई अभी भी मुगल सत्ता बहुत मजबूत स्थिति में है, तो ये लोग क्या किए, चले गए दरबार में, वहां हाजिरी लगाए। और वहां हाजिरी ही नहीं लगाए, इन्होंने अपना माफी भी नामा लिख के दिया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो अपराध किए उसे उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छूटे लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। औरंगजेब ने भी दे दिया, ठीक है भाई आप अपना करें, लेकिन औरंगजेब ने इन पर 1.5 लाख रुपए का हर्जाना थोपा था। बस समझे, 1.5 लाख रुपए का हर्जाना थोपा था। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को फौरन माफ कर दिया। वो यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकर दिखने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। चलो, इसके बजाय उन्होंने मान लिया कंपनी द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार में भारतीय दस्तकारों व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। मुगलों ने इसलिए उनको माफी नहीं दी थी कि चलो ठीक है व्यापार करेंगे, ठीक है अपना व्यापार करें, नौकरी चाकरी, ठीक है। उन्होंने इसलिए इनको छूट दी कि इनकी वजह से भारतीय जो व्यापारी हैं, जो भारतीय शिल्पकार हैं, भारतीय दस्तकार हैं, इनको भी लाभ होता है इनकी वजह से। और जब भारतीय व्यापारियों दस्तकारियों को भी लाभ होगा तो हो सकता है उससे राजा के खजाने में भी वृद्धि होगी। तो इसलिए इन्होंने और भी छूट दे दी, ठीक है जाओ करो। इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफी मजबूत थे। अंग्रेज समुद्र में मजबूत थे, इसलिए वो ईरान, पश्चिम एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार जहाजरानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ रहे। जमीन पर बहुत कमजोर थे, लेकिन समुद्री क्षेत्र में वो मजबूत होने के कारण उन्होंने जो हमारे व्यापार हो रहे थे, बाहरी व्यापार जो हो रहे थे, जो विदेशी व्यापार हो रहे थे, उनको उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था। ठीक है, इसलिए औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी। 1698 में कंपनी ने सूतानाती, कालिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला भी बनवाया। ठीक है, यह है कि कलकत्ता का जो निर्माण हुआ है, कोलकाता जो बना है, वो सुल्तानाती कोलकाता गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त करने के उपरांत जो एक किले का निर्माण हुआ, वहीं पर कोलकाता जैसे शहर को बसाया गया था। ठीक है, 1686 में औरंगजेब ने उधर हुगली से अंग्रेजों को भगाया था। इधर 1688 में एक और घटना घट गई। 1688 में एक और घटना घटी, और घटना क्या थी वो, यहां पर एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करता था, नाम है उसका जॉन चाइल्ड। 1628 में हज यात्रियों को बंदी बनाए जाने का प्रयास किया था। जॉन चाइल्ड ने हज यात्रियों को बंदी बनाए जाने का प्रयास किया।
हज यात्री कहां से होकर जाते थे? गुजरात का तट, गुजरात का तट वाला एरिया की बात है ये। इसको मक्का का मक्का कुछ बोलते हैं, मक्का का प्रवेश द्वार भी मेरे ख्याल से बोलते हैं, ऐसे कुछ इसको बोलते थे पहले। तो जब इन्होंने ऐसा कुछ काम किया तो फिर औरंगजेब ने क्या किया, अंग्रेजों को भारत से निष्कासित कर दिया। दो घटनाएं घटी हैं औरंगजेब के समय में और दोनों और अंग्रेजों से संबंधित रही। पहले 1686 हुगली को तहस नहस किया इन्होंने, दूसरा किया 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाया। इन दोनों में अंग्रेजों को मुंह की चाटनी पड़ गई, मुंह की खानी पड़ गई, है ना। औरंगजेब हमेशा दोनों बार इनको धूल चटाया है और इनको देश से बाहर भी निकालने का प्रयास किया। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। 1698 में बंगाल के सूबेदार रहे हैं। 1698 में जब इनको सुल्तानाती कोलकाता गोविंदपुर की जमींदारी मिली थी, उस समय बंगाल के सूबेदार हैं आजी उस शान। ये कौन है? बंगाल के सूबेदार हैं भाई। इन्होंने क्या किया, सुल्तानाती कोलकाता गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंपी। और उस समय यहां का जो जमींदार था वो कौन था? उस समय सुल्तानाती गोविंदपुर कोलकाता का जमींदार कौन था? फिर ये तो सूबेदार है। जमींदार का नाम भी लिख लो, जमींदार का नाम है इब्राहिम खां। इब्राहिम खां उस समय जमींदार रहा यहाँ का। ठीक है, जॉब चारनाक। आगे चल के यही गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे कलकत्ता कहा जाता है। ठीक है, कलकत्ता कहा जाता है। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई। फर्रुखसियर ने जो इनको गोल्डन फरमान जारी किया था, सुनहरा फरमान जारी किया था, वो 1691 में मिली हुई छूट को दोहराना था, उसको और पुख्ता कर देना था। फर्रुखसियर से इसलिए इन्होंने छूट थोड़ी सी प्राप्त की। उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया। जो 1691 में कलकत्ता तक ही सीमित था वो सूरत मतलब गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ाया गया। 18वीं सदी पूर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन रहा है। ये उस समय की बात है जब मुगल सत्ता लड़खड़ा रही थी। ठीक है, वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे, अपने विशेषाधिकारों को दुरुपयोग से उन्हें रोकते भी थे। उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने, नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं प्रदान की। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब का एक जमींदार बनकर रह गई थी। किसके समय में? अलीवर्दी खां और मुर्शीद कुली खां के समय में। एक नाम आता है जिसने कोलकाता की नींव रखी थी। तो कोलकाता का संस्थापक कौन है? जॉब चार्नोक। क्या नाम? जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक है, ये कलकत्ता का संस्थापक है। ठीक है, यहां पे एक किला बनाया गया यहीं पर जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और फोर्ट विलियम किले का जब निर्माण हुआ तो इसका गवर्नर कौन बनाया गया? इसका गवर्नर था चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। ओके, और 1700 में ही कलकत्ता को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया था। 1700 में ही कोलकाता को पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया था। ठीक है, कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी नहीं हुई मगर उसका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड था मगर 40 तक वह 17,95,000 पाउंड का हो गया। मद्रास, बंबई, कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था और अंशतः इस कारण कि मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षा की परिस्थितियां थीं। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख, बंबई की 70,000 हो चुकी थी। 18वीं सदी के मध्य तक की बात है, मतलब 1750 तक की बात है, इनकी जनसंख्या इतनी सारी हो चुकी थी। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को 15 साल तक के लिए मिला था। 1600 का जो चार्टर दिया गया था केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का जो अधिकार कंपनी मिला था वो सिर्फ 15 साल के लिए ही दिया गया था। इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारदारी जैसा था। कंपनी का जो स्वरूप था वो कैसा था? पूरी तरह बंद निगम के रूप में या फिर इजारेदारी जैसी व्यवस्था के रूप में। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किला बंद क्षेत्र जैसी होती थी जिसके अंदर में, अब देखिए फैक्ट्री, इस पे प्रश्न पूछा गया है, सॉरी,
फैक्ट्री के बारे में प्रश्न पूछा गया है पहले भी। फैक्ट्री में क्या क्या होता था? फैक्ट्री में होता था गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर, ये सारी चीजें उस फैक्ट्री में उपलब्ध होती थी। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी, और इसी आमदनी के लिए कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। कर्मचारियों को ज्यादा वेतन नहीं मिलता था, उनको सिर्फ मिलता था अपना भी व्यापार, व्यक्तिगत व्यापार करने की थोड़ी बहुत उनको भी छूट मिल जाया करती थी। इसलिए जो कंपनी कर्मचारी होते थे भारत में नौकरी भी करना चाहते थे, क्योंकि अपना निजी व्यापार करके वो लोग लाभ भी कमा रहे थे। बहुत बाद में देखा जाएगा ना, जब पढ़े समझेंगे, जब पढ़ा जाएगा तो उसमें हमको पता चलेगा कि इनकी सैलरी इसीलिए बढ़ाई गई ताकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे सके। ऐसा मानना था कंपनी का कि अगर इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो ये सब ऐसा कोई निजी व्यापार करने का इच्छुक नहीं रहेगा कोई। ठीक है। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित है। आंतरिक व्यापार कंपनी के कर्मचारियों के लिए सिर्फ आंतरिक व्यापार ही था, उसी में उनको छूट थी। बाकी भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही रखा गया था, आरक्षित था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव हुआ। ठीक है, जैसे हम सबने पढ़ा भी है पहले भी कि 3 युद्ध लड़े जाते हैं, है ना, अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। कौन कौन से युद्ध हैं? कर्नाटक के युद्ध होते हैं, है ना। कब लड़ा गया है? कब लड़ा गया है? 1746। 1760। ठीक है। पहला है 1746 से 48 और दूसरा है 1749 से 54, तीसरा 1758 से 63। वेरी गुड। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच टकराव दक्षिण भारत में होगा। नवाब की पदवी के लिए हो रहा, नवाब की पदवी को लेकर होगा। पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है 1746 से 48 के बीच में। जो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार रहा है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था। उसी के चक्कर में भारत में पहला कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। ठीक है। इसका तत्कालिक कारण, हालांकि उसका विस्तार भले रहा, लेकिन तात्कालिक कारण क्या रहा है? एक नाम है कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट ने क्या किया था? फ्रांसीसी जलपोत पर अधिकार कर लिया था। फ्रांसीसी जलपोत पर अधिकार किया। इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की गई, लेकिन कर्नाटक के नवाब ने क्या किया भाई? डुप्ले की बात ही नहीं सुनी। अंग्रेजों ने क्या किया? जो कैप्टन बर्नेट है, इसने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा किया। जब फ्रांसीसियों ने जाकर कर्नाटक के नवाब से शिकायत की, भैया आप ही के क्षेत्र में देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा, हमारी जहाज पर कब्जा कर लिया गया, हमको छीना गया हमारा, तो नवाब ने डुप्ले की बात भी नहीं सुनी। जिस समय बर्नेट ने यहाँ पे कब्जा किया, उस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और इसके अलावा मद्रास का ब्रिटिश गवर्नर कौन था? फिर मद्रास का गवर्नर कौन था? ब्रिटिश गवर्नर मोर्स, उसका गवर्नर। ठीक है। एक चीज और याद रखना, डुप्ले ने बुरडोने की मदद मांगी। बुरडोने हैं जो फ्रांसीसी हैं, बुरडोने की मदद मांगी, और 1746 में डुप्ले और बुरडोने, इन दोनों ने मिलकर मद्रास पर अधिकार कर लिया। अब मद्रास पर अधिकार हुआ मतलब कि अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार हो गया, अंग्रेजों के क्षेत्र में अधिकार हो चुका है फ्रांसीसियों का। अब अंग्रेज क्या करेंगे भाई? अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज भी जाएंगे अब नवाब से बात करेंगे। नवाब क्या करेंगे? नवाब फिर आएंगे डुप्ले से बात करने, तो डुप्ले भी कह देगा क्या कि तब तो हम फंसे थे, तो तुम तो मना कर दिए, बोले थे हम कुछ नहीं जानते भैया, अपना देखो। अब हम तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे। पहले आपने हमारी बात नहीं मानी, अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। यही होगा। पहला कर्नाटक युद्ध है, लेकिन पहले कर्नाटक युद्ध में कई सारे युद्ध भी लड़े गए। जैसे एक युद्ध अभी हमने ये देख लिया 46 में जो मद्रास पर अधिकार हुआ। एक युद्ध और होता है सेंट टोमे का युद्ध। सेंट टोमे का युद्ध होता है, वो होता है 1748 में। कौन सा युद्ध हो रहा है? सेंट टोमे का युद्ध।
किसके किसके बीच होगा? किसके किसके बीच होगा? इस समय फ्रांसीसी जो कैप्टन है उसका नाम क्या है? कैप्टन, फ्रांसीसी कैप्टन है एक मिनट, इसका जो कैप्टन अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी सेना ने सेंट टोमे के मैदान में पराजित किया। कर्नाटक के नवाब को पराजित करके मद्रास पर अधिकार हुआ। परिणाम निकला, महत्वाकांक्षाएं फिर बढ़ गईं। किसकी? फ्रांसीसियों। यूरोप में संधि होती है एक्स ला सैपेल की संधि। कब हो रही भाई? 1748 में ही एक्सला सैपेल की संधि हुई। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। भारत में पहला कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। ठीक है, भारत में पहला कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। अब डुप्ले जहां ब्रिटिश बस्ती फोर्ट सेंट डेविड को विकसित करने में असफल रहा, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश भी पांडिचेरी को विकसित करने में असफल रहे। मतलब दोनों ही शक्तियां बराबरी पर रहीं, किंतु इस युद्ध ने भारतीय राजाओं की कमजोरी को उजागर कर दिया था। दोनों ने किसी के क्षेत्र पर अपना कुछ इधर उधर नहीं किया था, सिर्फ एक अधिकार हुआ था, बस, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि यहाँ के जो राजा हैं वो कितने कमजोर हैं। उनके साथ उनकी इस स्थिति का हम फायदा किस लेवल तक उठा सकते हैं, इस बात को। फिर क्या हुआ? यहाँ पर भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देते हैं। फिर अपना सब काम धाम चलने लगता है। ठीक है, ओके, ये बात इसी में। पहला कर्नाटक युद्ध ही था वो जिसने अंग्रेजों के समुद्री क्षेत्र में और फ्रांसीसियों के स्थलीय क्षेत्र पर श्रेष्ठता को साबित कर दिया था। बात समझे? पहले कर्नाटक युद्ध में इसका नाम सुनेंगे। महफूज खां कौन है? ये अनवरुद्दीन का क्या है? सेनापति बोल सकते हैं। यह नेतृत्व करता है, जिसके नेतृत्व में फ्रांस के खिलाफ सेना भेजी थी इसने। ठीक है, अनवरुद्दीन ने। इसमें एक नाम और सुनेंगे, अडयार, सॉरी अडयार नहीं, पैराडाइज। हाँ, ये वाला, ये जो सेंट टोमे का युद्ध हुआ है ना, कैप्टन पैराडाइज नाम है इनका। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया गया। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दो नाम ये आएंगे आपके सामने।